सेंटर जब आया तो इससे रिलेटेड जो कंसर्न डाटा है उसको भी एक 2 मिनट में रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सेंटर जब आया तो इससे रिलेटेड जो कंसर्न डाटा है सेंटर वाला पार्ट को एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं। रेस सेंटर बोलता है ये रेस सेंटर का जो फ्लोर एरिया है वो दिया है मिनिमम 14 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा बोलता है कि यदि छत इसका जो रूफ है यदि फ्लैट रूफ है तो उस कंडीशन में बोलता है कि ये वाला हाइट जो है 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा यदि बोलता है कि स्लोपिंग रूफ है इस टाइप का शेल्टर है उस कंडीशन में जो मैक्सिमम हाइट होगा ये 2.5 सॉरी ये ज्यादा वाला हाइट जो है 2.5 से कम नहीं होगा और जो लोएस्ट हाइट है वो 1.8 से कम नहीं होना चाहिए। सेंटर तो इस सेंटर से तीन डाटा है 14 मीटर 2.5 मीटर और 1.8 मीटर। फर्स्ट एड रूम में सिर्फ उसका एरिया दिया हुआ है फर्स्ट एड रूम के लिए वो 10 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथ साथ इसको रिवीजन करते थे। तो ये व्हाट्सएप में मिनिमम फ्लोर एरिया में कितना 14 मीटर होगा। At any mine wherein more than 8 persons are employed, the chief inspector shall give order to provide and maintain a canteen for use of all persons employed। कैंटीन का प्रोविजन कब जरूरत है कैंटीन का रिक्वायरमेंट कब है कितना से ज्यादा मैन पावर होगा तब कैंटीन चाहिए। इसका आंसर आपको इसका आंसर क्या होगा आप लोग सेंड कीजिए। गौरव हाँ ठीक है 250 आदमी से ज्यादा रहने पर कैंटीन का जरूरत है ये माइन रूल्स में दिया हुआ है। The owner, agent or manager of a mine shall remain bound to appoint a qualified welfare officer। वेलफेयर ऑफिसर कितना पर बोलता है कैंटीन हो गया 250 पे वेलफेयर ऑफिसर कितना पे है गौरव कुमार। कैंटीन 250 वेलफेयर ऑफिसर डी 500 ठीक है। वेलफेयर ऑफिसर के लिए कम से कम 500 या 500 से अधिक मैन पावर है तो उस पर वेलफेयर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। उसके बाद है which register reportable and minor accidents are recorded। कल हम लोग डिस्कस किए थे रिपोर्टेबल और सारे फॉर्म को हम लोग एक बार रिवीजन भी किए थे। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिपोर्टेबल एंड माइनर ये हालांकि थोड़ा दोनों का तो फॉर्म अलग अलग है लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर गड़बड़ दिया है 78 का जे। एक बार हम लोग माइंड रूल्स पे आते हैं जे एंड के होना चाहिए। पप्पू आंसर सही दे सर रहा है आपका जे। आवाज फंस फंस के आ रहा है। अच्छा रुकिए 1 मिनट हम आते हैं दूसरे रूम में यहाँ नेटवर्क 2 मिनट आप लोग लाइन पे रहिएगा हम दूसरे रूम में जाते हैं हो सकता है कनेक्ट करके लाना होगा ठीक है।
अभी साउंड क्लियर है क्या? आप थोड़ा बताइएगा। हाँ सर, क्लियर है। अभी से ठीक है? ठीक हाँ है ठीक है। उसको है। ये रिपोर्टेबल और माइनर एक्सीडेंट का है, इसका तो फॉर्म जे और के दोनों है, लेकिन यह ऑप्शन में अलग अलग किया है इसको। 1 मिनट, हम लोग माइंड रूल्स पे एक बार आते हैं। माइंड रूल्स का 76 में शायद ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया है, द रजिस्टर रिक्वायर्ड बाई सब सेक्शन 1 ऑफ नेशनल सर्विस इनटू कंसल्ट के 76 में फॉर्म के है। फॉर्म जे में एक्चुअली रिपोर्टेबल जाता है, और जो माइनर एक्सीडेंट है फॉर्म के में जाता है। 1 मिनट उस फॉर्म को ही देख लेते हैं। सेकंड इसको क्लियर कर लेते हैं। ये माइनर एक्सीडेंट का फॉर्म के है, और फॉर्म जे जो है ये फॉर्म जे जो है रिपोर्टेबल का है। तो वो क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, क्वेश्चन वो अलग अलग होना चाहिए था। आप लोग ऐसे याद रखिए कि फॉर्म जे जो है यहाँ पर एक्चुअली फॉर्म जे एंड के एक साथ में होना चाहिए था, जिससे आपको ऑप्शन देना है वो सही हो। क्वेश्चन गलत है, सही बोला, स्टार्ट कीजिए सर, सही है। ये क्वेश्चन ही गलत है, एक्चुअली फॉर्म जे रिपोर्टेबल है और फॉर्म के जो है माइनर एक्सीडेंट का है, तो यहाँ पर भी सुधार का जरूरत है। इसको याद रखिएगा, फॉर्म जे जो है जे में रिपोर्टेबल एक्सीडेंट के लिए है, और फॉर्म के में जो है माइनर एक्सीडेंट के लिए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें टाइम भी। नेक्स्ट है 79 से। तो ये ऊपर से जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 75 का 14 मीटर स्क्वायर हो गया फ्लोर एरिया शेल्टर का, 76 का हो गया। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। 14 मीटर स्क्वायर शेल्टर का फ्लोर एरिया, ये जो उसके बाद जो पढ़े हम लोग, क्या पढ़े, ये कैंटीन के लिए मिनिमम 250 मैन पावर रहेगा तक कैंटीन, और ये 500 से या 500 से अधिक रहने पर वेलफेयर ऑफिसर, 500 वाला वर्कमैन इंस्पेक्टर का भी। ये तीनों चारों इंपॉर्टेंट है। फॉर्म जे के देख लिए, फॉर्म जे रजिस्टर ऑफ रिपोर्टेबल का है, और फॉर्म के जो है माइनर एक्सीडेंट का। अब हम लोग 79 से पढ़ते हैं। इन व्हिच फॉर्म द एंट्री ऑफ पर्सन इनसाइड द माइन इज रजिस्टर्ड। तो ये जो फॉर्म है आज के डेट के लिए, पहले के डेट में तो अलग अलग था, आज के डेट के लिए माइंस में एंट्री मतलब माइंस में जाने का जो अटेंडेंस से मतलब है, अटेंडेंस के लिए
ये भी गलत है, ये भी फॉर्म सी नहीं होगा आज के डेट के लिए। जो है फॉर्म डी इसका आंसर होगा। अब जो आइदर ओपन कास्ट में हो, एवब ग्राउंड हो, या ये भी इसका आंसर जो बुक में दिया हुआ वो गलत है। आज के डेट में अटेंडेंस सारा किस में लगता है? फॉर्म डी में लगता है। अटेंडेंस आज के डेट में जितने भी अटेंडेंस है, आइदर वो ओपन कास्ट हो, एवं ओपन कास्ट हो, एवब ग्राउंड हो, या अंडरग्राउंड हो, सारे ही केस में फॉर्म डी में अटेंडेंस लगेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेट ऑफ डिजेबिलिटी अलाउंसेस टू बी गिवन टू ए पर्सन एज पर माइंड रूल्स। ये डिजेबिलिटी अलाउंस के विषय में ये दिया हुआ है माइंड रूल्स माइंस एक्ट का सेक्शन 9A में दिया हुआ है। और इसका डिटेल जो है माइंड रूल्स का 82 नंबर रूल्स में शायद दिया हुआ है। और ये याद रखिएगा कि जो मेडिकली अनफिट हो जाता है कोई, तो उसको उस केस में 50% उसका जो मंथली वेज है, मंथली जो उसका सैलरी मिलता है, उसका आधा सैलरी उसको डिजेबिलिटी अलाउंस में मिलेगा। हाँ मुकेश, हेलो। अब मुकेश कुछ बोल रहे हैं या दब गया? नहीं सर, ऐसे ही दब गया। ठीक। तो डिजेबिलिटी अलाउंस में ये 50% याद रखिए। उसका जो बेसिक, उसका जो सैलरी मंथली वेजेज मिलता है, उसका 50% जो है डिजेबिलिटी अलाउंस मिलेगा। ये जब चीफ इंस्पेक्टर जब किसी को सर्वे करने के लिए ले जाता है और किसी कारण से वो मेडिकली अनफिट होता है, तो उस कंडीशन में डिजेबिलिटी अलाउंस जो है 50% उसका बेसिक का मिलेगा। 50% इसको रट जाइए, ये याद रखिए। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रिपोर्टेबल इंजुरी का ये सब एग्जाम में पूछेगा। व्हाट शुड बी द मिनिमम पीरियड ऑफ इनफोर्स्ड एब्सेंस इन केस ऑफ रिपोर्टेबल इंजुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा। और इसका आंसर भी आप लोग सब आदमी जानते हैं, 72 आवर्स। ये याद होगा, गौरव का आंसर सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज सीरियस बॉडली इंजुरी। जो सीरियस बॉडली इंजुरी का जो हम लोग डिफिनीशन पढ़े हैं, उसमें जैसे परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट, कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई पार्ट का लॉस हो गया, कोई साइट या हेयरिंग, सुनने का शक्ति या देखने की शक्ति खत्म हो जाता है, उस कंडीशन में वो सीरियस इंजुरी माना जाता है। या फिजिकल इनकैपेसिटी, मतलब वैसा कुछ हो गया जिसके कारण जो है अब चलने फिरने में, या कोई ऐसा हाथे नहीं उठ रहा है, कुछ वैसा हो जाए, या फ्रैक्चर हो जाए, तो ये सारे जो है हमारा आता है सीरियस इंजुरी में। एक तो इसमें क्या दिया है, इंजुरी टू थंब और राइट हैंड फॉर ए पीरियड ऑफ 7 डेज, ऐसा करके जो है उसमें नहीं दिया है। वो जो डिफिनीशन में जो दिया है वो तो वही खाली सही सही होगा। जैसे परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट, 7 दिन के लिए कुछ ऐसा बिगड़ा पकड़ा है तो उससे नहीं होगा रिपोर्ट। सीरियस इंजुरी का मतलब कि डैमेज हो जाए, मतलब या तो आंख का रोशनी चला जाए, कान का सुनना खत्म हो जाए, या कोई बॉडी का पार्ट कट फट जाए, या परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाए, या बोन का फ्रैक्चर हो, वो आएगा। तो वो सी इसका आंसर होगा। गौरव का ठीक है। Act shall not apply to any depth of excavation measured from its highest to its lowest point, nowhere exceeding a meter। एक्ट जो है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्ट को बोलता है कि सर्टेन कंडीशंस में एक्ट का माइंस एक्ट अप्लाइड नहीं होगा, लेकिन उसमें भी कुछ सेक्शन को छोड़ के बोलता है। सेक्शन 7, 8, 9 और 40, 45 और 46, ये सब सेक्शन है। 7, 8, 9 जो सेक्शन है, ये तो है पावर ऑफ इंस्पेक्टर से रिलेटेड है। पावर इंस्पेक्टर का पावर है किसी भी माइन में जाकर कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है, या सर्वे हेल्थ सर्वे कर सकता है।
40, 45, 46 में ये 18 वर्ष से कम वर्ष का आदमी का एम्प्लॉयमेंट या माइंस में न रहे उससे रिलेटेड है। 46 में वुमेन का एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रोविजन है। तो ये सब इम्पोर्टेंट प्रोविजन को छोड़कर बाकी कुछ जगह पर बोलता है कि माइंस एक्ट जो है अप्लाइड नहीं होगा। उसमें दो प्रोविजन है, एक बोलता है प्रोस्पेक्टिंग के लिए, जो कि मिनरल को खोजने के लिए, सर्चिंग ऑफ मिनरल के लिए कुछ काम हो रहा है, या दूसरा माइनर मिनरल्स जैसे कि मोरम हो गया, कंकर हो गया, सैंड हो गया, उस टाइप का छोटा मोटा मिनरल का माइनिंग होता है। तो ये सब जगह पर कुछ सर्टेन कंडीशन में जो है माइंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। जैसे प्रोस्पेक्टिंग के केस में बोलता है कि यदि डेप्थ ऑफ एक्सकावेशन 6 मीटर से ज्यादा नहीं हो इन जनरल। कोयला के केस में बोलता है 15 मीटर से ज्यादा नहीं हो। आदमी का एम्प्लॉयमेंट जो है बोलता है 20 आदमी से ज्यादा नहीं हो। दूसरा बोलता है कि एक्सकावेशन जो है वो बिलो ग्राउंड नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो है, इसी को लिखा है इसमें, सुपर जेसेंट ग्राउंड के नीचे ना हो, सुपर जेसेंट ग्राउंड के बिलो ना हो। कोई भी एक्सकावेशन मतलब गड्ढा गुड्ढी जो भी करना है इस टाइप से कीजिए। मतलब गड्ढा करते करते जो है इस टाइप से कोई ग्राउंड के नीचे, ये सुपर जेसेंट ग्राउंड हो गया ऊपर में, ये सुपर जेसेंट ग्राउंड के नीचे यदि एक्सकावेशन नहीं है और ये सब कंडीशन है, तो ये जो है 6 मीटर से कम डेप्थ का, 20 आदमी से कम है, सुपर जेसेंट ग्राउंड नहीं है, तो इस टाइप का प्रोस्पेक्टिंग का वर्क जो है माइंस के डिफिनेशन में नहीं आएगा। दूसरा बोलता है माइनर मिनरल्स, माइनर मिनरल का यदि माइनिंग करते हैं और उसमें यहाँ जो कंडीशंस दिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन है, उसको एक बार पहले देख लेते हैं, कुछ डाटा मिस्टेक ना। एक सेकंड। ये ठीक है, 20 आदमी वाला ठीक है, 6 मीटर 15 मीटर ठीक है, सुपर जेसेंट ग्राउंड के अंदर में नहीं होना चाहिए। सेम चीज यहाँ भी है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो 20 आदमी वाला जो है वो 50 आदमी हो गया है और एक ठो नया ऐड कर दिया है। सेम चीज यदि माइनर मिनरल का केस है तो उसमें बोलता है कि डेप्थ जो है, डेप्थ ऑफ एक्सकावेशन 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 6 मीटर डीप, इससे ज्यादा डेप्थ ऑफ एक्सकावेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा बोलता है कि यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट होगा, जो नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर लगेगा, वो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा यहाँ भी है कि सुपर जेसेंट ग्राउंड के नीचे वर्किंग नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो सुपर जेसेंट ग्राउंड। आदमी 50 हो गया। और एक कंडीशन यहाँ और लगा हुआ है कि इसमें एक्सप्लोसिव का यूज नहीं होना चाहिए, नो यूज ऑफ एक्सप्लोसिव। तो ये इतने कंडीशंस है जिसमें माइंस एक्ट के का प्रोविजन लागू नहीं होगा, लेकिन ये 7, 8, 9 और 40, 45, 46 इसको छोड़कर कब कब प्रोस्पेक्टिंग के केस में जो है 6 मीटर से ज्यादा डेप्थ नहीं हो। प्रोस्पेक्टिंग यदि कोयला का केस है तो उसमें 15 मीटर से ज्यादा डेप्थ ना हो, 20 आदमी से ज्यादा एम्प्लॉयड नहीं हो, सुपर जेसेंट ग्राउंड के नीचे वर्किंग नहीं हो। दूसरा माइनर मिनरल या मोरम या कंकर, ये सब चीज का अगर माइनिंग हो रहा है तो डेप्थ 6 मीटर से ज्यादा ना हो, एम्प्लॉयमेंट 50 से ज्यादा ना हो, सुपर जेसेंट ग्राउंड के नीचे ना हो, और एक्सप्लोसिव का यूज यदि नहीं होता है, तो ये सब को हम लोग, ये सब जगह पे माइंस एक्ट का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। इस सब केस में क्या होगा, प्रोविजंस ऑफ माइंस ऑफ विल नॉट अप्लाई, एक्सेप्ट, नहीं होगा, एक्सेप्ट किसका, एक्सेप्ट 7, 8, 9 एंड 40, 45 और 46, ये सब सेक्शन को छोड़कर।
ठीक है, हम लोग अब आ जाते हैं, हम लोग फिर उस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या, एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन मेजर्ड फ्रॉम इट्स हाईएस्ट टू इट्स लोएस्ट पॉइंट nowhere exceeding a मीटर, a इज गिवन बाई। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में खाली 15 मीटर इसका ये मैच कर रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन भी जो है इनकम्प्लीट है, इसमें ये 15 मीटर कब बोलता है, यदि यहाँ क्वेश्चन में ये ऐड होना चाहिए था कि इन केस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, हम लोग क्या देखे प्रोस्पेक्टिंग, और प्रोस्पेक्टिंग में भी बोलता है गोल के लिए यदि प्रोस्पेक्टिंग हो रहा है तब 15 मीटर से ज्यादा डेप्थ यदि नहीं है तो उसको हम लोग माइंस एक्ट का प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। जनरल केस में 6 मीटर है, कोयला का प्रोस्पेक्टिंग के केस में ये 15 मीटर है। ये क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है, आंसर सी होगा। ठीक है, हाँ, इसके बाद वाला क्वेश्चन है एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी ओपन कास्ट माइन इंगेज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कंकर, ग्रेवल, ऑर्डिनरी क्ले, लाइमस्टोन। ये जो माइनर मिनरल जो हम लोग देखे अभी, उसमें अप्लाई नहीं होगा। और उस केस में जो डेप्थ दिया हुआ है हम लोग देखें, माइनर मिनरल के केस में जो डेप्थ है वहां पर एक ही डेप्थ है, 6 मीटर वाला। वहां पर दो ऑप्शन नहीं है, 6 और 15 मीटर वाला ऑप्शन वहां पर नहीं है। तो इसका आंसर ए होगा, मोटा सरकार का आंसर। हाँ, हाँ, वो सब जगह पर, हाँ, ये एक्सेप्शनल हो तो पहले हम लोग डिस्कस कर लिए कि ये सेक्शन 7, 8, 9, 40, 45, 46 ये जो है हर जगह लागू होगा। इसको छोड़कर माइंस एक्ट का बाकी प्रोविजन जो है कुछ जगह पर लागू नहीं होता है। दो जगह पर, कहाँ कहाँ पर डिस्कस किए, एक प्रोस्पेक्टिंग में और दूसरा डिस्कस किए हम लोग माइनर मिनरल वाला में। दोनों का डेप्थ, प्रोस्पेक्टिंग का डेप्थ कितना था, 6 मीटर जनरल, 15 मीटर कोयला के लिए, माइनर मिनरल के लिए 6 मीटर। इसमें आदमी कितना था, प्रोस्पेक्टिंग में 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ कितना था, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा डिस्कस क्या था, दोनों ही में सुपर जेसेंट ग्राउंड के नीचे नहीं होना चाहिए। और माइनर मिनरल में एक और दिया गया है कि एक्सप्लोसिव का यूज ना हो। ठीक है, इसको 2 बार रिवीजन कर लिया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर वही चीज फिर यहाँ पर आया है, एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी ओपन कास्ट माइन इंगेज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कंकर, मोरन, ग्रेवल, बोल्डर, ऑर्डिनरी सैंड, ऑर्डिनरी क्ले, लाइमस्टोन where the number of persons employed on any one day does not exceed n। अब ये माइनर मिनरल के माइनिंग में ये जो ग्रेवल, बोल्डर ये सब है, इसमें कितना आदमी से कम रहेगा तो एक्ट प्रोविजन नहीं लगेगा, ज्यादा रहने पर तो लागू हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हम लोग कह रहे हैं, बी होगा। इन व्हिच सेक्शन ऑफ माई टू प्रोविजन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस को याद रखिएगा। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे जो है 9A में दिया है, बी है, इसको तो रट के रखना होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी इनके बुक से क्वेश्चन डायरेक्ट उठाता है कभी कभी, तो इसमें जितना दिया हुआ है उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट ही मानकर इसको याद रखिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन से ही रैंक में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। Which of the following earning is not included in the ordinary rate of wages? Ordinary rate of wages में इसमें से कौन सा अर्निंग जो है इंक्लूड नहीं होगा? बेसिक वेज रहता है, डीए रहता है, डी अर्निंग अलाउंस रहता है, बोनस को छोड़ के रहता है। बोनस को छोड़कर उसमें दिया हुआ है, बोनस को छोड़कर बाकी जो है बेसिक रेट में, ऑर्डिनरी रेट में आएगा 87। ये याद रखना, ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेज का हम लोग को कहाँ जरूरत पड़ता है, ओटी देने के लिए। ओटी का जब कैलकुलेशन, ओटी में क्या है, कोई आदमी यदि वीक में 8 घंटा से ज्यादा काम किया हो अंडरग्राउंड में, या ओपन कास्ट में 9 आवर से ज्यादा पर डे, सॉरी वीक में नहीं, पर डे वर्किंग 9 आवर से ज्यादा ओपन कास्ट में, और या अंडरग्राउंड में 8 आवर से ज्यादा, या वीक में 48 आवर से ज्यादा कर, तो उस केस में क्या देना पड़ता है, ओटी। ओटी जब देते हैं
उसका जो ऑर्डिनरी वेज है उस ऑर्डिनरी वेज का डबल देते हैं। तो वही जो ऑर्डिनरी वेज जो है कैलकुलेट होगा वो आप बोनस को छोड़ के कैलकुलेट करते हैं, उसमें डीए और बेसिक रहता है। ठीक है, इसके आगे वाला उसको याद रखिएगा, बोनस को छोड़कर वो माइंडसेट के प्रोविजन में लिखा हुआ है तो ओटी के लिए जो कैलकुलेशन होगा उसमें बोनस को छोड़ के है। हाँ, ये फिर याद रखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट एंड माइन रूल्स स्टेट द प्रोविजन ऑन डिजेबिलिटी अलाउंसेस। डिजेबिलिटी अलाउंसेस के लिए एक तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे वाला जो 9A सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, और उस ये पूरा में 9A वही है, तो इसके साथ है जो 82 है वो लगा होगा 9A और 82 क्योंकि ये 9 के बाद ये सेक्शन ये बाद में लगा है, इसलिए ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है, इसीलिए 9A बार बार एक जगह और हम लोग देखे, ये दोबारा देखिए जिस ईयर में ये बुक छपा होगा उसी आसपास में ये 9A सेक्शन लगा होगा, इसलिए इस पर बार बार क्वेश्चन ज्यादा होता है, या उससे क्वेश्चन एक दो बार पूछा होगा बाद में जब ये सेक्शन लगा होगा। उसके बाद है हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द कमिटी मेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ माइंस एक्ट 1952 टू कंसीडर द प्रपोजल फॉर मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये माइंस एक्ट का जो कमिटी है, कमिटी के बारे में जो सेक्शन ये भी आप लोग शायद पढ़ लिए होंगे, कमिटी सेक्शन 12 में है, जिसमें के एक चीफ इंस्पेक्टर होता है, उसके अलावा फिर क्या है एक चेयरमैन होता है जो कि चीफ इंस्पेक्टर को छोड़ के होता है। बाकी जो है दो ऑनर का रिप्रेजेंटेटिव रहता है, दो ऑनर का रिप्रेजेंटेटिव, दो माइनर का मतलब कि वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव, और दो जो है किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट या कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव रहता है। ये माइनर और ऑनर में एक जो है कोल माइन से रहेगा, दूसरा जो है मेटल, एक एटलीस्ट कोल माइन का होना चाहिए, बाकी मेटल या आयल माइन का रहेगा। तो ये कमिटी में 3 3 6 और ये 2 8 मेंबर आता है, जिसमें चेयरमैन जो है एक्चुअली ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट में होगा, लेकिन चीफ इंस्पेक्टर को छोड़कर। कंपनसेशन और कैश का मतलब है कि वो इसके अलावा यदि कुछ पैसा कंपनसेशन डेली दिया जाता है तो कंपनसेशन, एक मिनट तक वो सेक्शन पे ही आ जाते हैं हम लोग, कहाँ पर था ये, एक बार वही आ दीजिए। कंपनसेशन इन कैश का मतलब है कैश में जो कुछ पैसा वैसा देते हैं, तो कितने नंबर सेक्शन 28 29 के आसपास में होगा, 30 होगा लगता है, 33 में है एक्स्ट्रा वेजेज फॉर ओवर टाइम। इसी में देखिए ये दिया है वेयर एनी पर्सन एम्प्लॉयमेंट पेड ऑन पीस रेट बेसिस हो गया। सही है, महीने में जो दिया है वो। देखिए यहाँ ओटी के लिए या जो है हम लोग जो ये कंपनसेशन जो, या कोई आदमी अनफिट पाया जाता है तो उस केस में जो उसको देना है ये कंपनसेशन, उसमें ये ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेज को डिफाइन किया है। वेज मींस कि बेसिक वेज प्लस डियरनेंस अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस भी है, एंड कंपनसेशन इन कैश। ये डिफिनीशन में 3 4 चीज दिया हुआ है।
ऑर्डिनरी वेज का मतलब हो गया बेसिक वेज, डीए, अंडरग्राउंड अलाउंस और कंपनसेशन इन कैश। ये कुछ कंपनसेशन जैसे किसी किसी चीज का अलग से कुछ कुछ दिया जाता है ना, जैसे मान लिया जाए कि गैस का रिइंबर्समेंट अलग से देता है, मेडिकल का कुछ जो है कुछ खर्चा उर्चा उस टाइप का कुछ देता होगा। अच्छा एक चीज फिर बात, अदर देन सच कंपनसेशन इफ एनी एक्रूइंग थ्रू द, जैसे यहाँ पर कंपनसेशन को फिर डिफाइन भी किया है, इफ एनी एक्रूइंग थ्रू द फ्री इशू ऑफ फूड ग्रेन्स एडिबल ऑयल्स। जैसे कुछ व्यवस्था है कि खाना उना का कुछ अलग से कंपनसेशन देता है काम में, कि इतना काम कीजिए 1 किलो चावल भी मिलता है या कुछ तेल मतलब कुछ भी उस टाइप का देता है, उसी को कंपनसेशन हम लोग, बट डज नॉट इंक्लूड बोनस। इसमें कंपनसेशन को ऐड करेंगे, और कंपनसेशन का मतलब ये हो गया, जैसे कभी कभी है ना कि जैसे आदमी को रखते हैं तो आज दिन का दिहाड़ी भी 500 रुपया है, आप प्लस एक टाइम का खाना भी दिया हुआ है, तो ये एक टाइम का जो खाना जो हो गया वो कंपनसेशन हो गया। तो जो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेज निकालेंगे तो उसमें ये कंपनसेशन ऐड होगा, लेकिन ये ये लेकिन बोनस को बोलता है ऐड नहीं करने के लिए। एक मिनट बात करते हैं। चाहे उसके अलावा और कंपनसेशन में दिया है, जैसे कोयला का हो, मेडिकल का हो, एजुकेशनल फैसिलिटीज, सिकनेस, ये अच्छा उसमें फिर किया है अदर देन एमिनिटीज, अदर देन बोनस गिवन एज इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन और एनी कंपनसेशन but does not include a bonus or any compensation accruing through the provision of amenities such as free houses। इसमें कुछ चीज जो है इंक्लूड, जैसे फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल्स, वो सब तो इंक्लूड है, लेकिन फ्री हाउसेस, फ्री सप्लाई ऑफ कोल, मेडिकल इंक्लूड नहीं है, एजुकेशनल इंक्लूड नहीं है, सिकनेस अलाउंस अलाउड नहीं है, सप्लाई ऑफ किरोसिन, बास्केट, टूल्स। मतलब कि उसको जितना डीप में जाने का जरूरत नहीं है। कंपनसेशन मतलब खाली पूछे तो वो समझिए खाना उना का कुछ अलग से देता है वो, और इसमें इंक्लूड नहीं होगा में ये है मेडिकल वेडिकल का कुछ मिलता है तो वो उसका नहीं मिलेगा। उसको मिलेगा क्या, ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेज में बेसिक मिलेगा, डीए मिलेगा, अंडरग्राउंड अलाउंस था तो वो मिलेगा, और बाकी खाना पीना का कुछ पैसा मिलता था तो वो मिलेगा। ठीक है, ये पप्पू क्या, ये कौन है? क्या? ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन। ये तो हाँ, तो ये हम लोग कमेटी को अभी देख लिए, हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन कमेटी। तो वो जहाँ पर कमेटी सेक्शन 12 दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है उसको लैंग्वेज, इसीलिए वो एक्ट रूल्स रेगुलेशन, ये पतली पतली बुक है, इसको 4 बार 5 बार पढ़िएगा तब ये सब लैंग्वेज सब जो याद हो जाएगा। उसमें ये लिखा हुआ है एक जगह पर, ए पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट नॉट बीइंग द चीफ इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर को छोड़कर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा वही इसका चेयरमैन होता है। Which section of Mines Act 1952 speak about the power of inspector? Power of provided against exist or when employment of person is dangerous। इसको थोड़ा सा सेक्शन माइंस एक्ट का है जो दिल्ली का बोलचाल के भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेक्शन 22 और दूसरा है 22A। दोनों में डिफरेंस क्या है, सेक्शन 22 जो है पहले से था, सेक्शन 22A बाद में है। सेक्शन 22 में क्या था
उसमें मेनली लैंग्वेज उसका पढ़िएगा तो समझ में नहीं आया। तो उसका मेनली कहने का मतलब ये है कि माइंस एक्ट रूल्स रेगुलेशन, मतलब किसी भी स्टैच्यू, ये सब क्या स्टैच्यूटरी प्रोविजन है, स्टैच्यूटरी प्रोविजन है, इसका वायोलेशन यदि नहीं हुआ है, मतलब कि इसके हिसाब से माइंस चल रहा है ठीक ठाक, फिर भी यदि डीजीएमएस को लगता है कि नहीं कोई ऑपरेशन जो है ये सारा चीज ठीक रहते हुए भी माइंस का कोई ऑपरेशन या कुछ काम वैसा हो रहा है जिससे कोई इमीडिएट या अर्जेंट डेंजर है, इमीडिएट एंड अर्जेंट डेंजर मतलब ऐसा कोई खतरा हो गया, उसके मतलब सब कुछ मेंटेन होते हुए भी उसको लगता है कि खतरा हो गया है, तब वो सेक्शन 22 में जो पावर दिया हुआ है उसको यूज करता है। सेक्शन 22 में क्या है कि ऑलरेडी प्रोविजंस है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इसका माइंस एक्ट में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है डीजीएमएस को लगता है कि ये सारे चीज को हम कंप्लाई होने के बाद भी प्रोविजंस का कंप्लायंस हो रहा है, उसके बाद भी माइंस में कुछ खतरा है, तो उस कंडीशन में उस सेक्शन 22 में उसको कुछ पावर है कि माइंस को वो नोटिस दे सकता है या माइंस को उस पार्ट को बंद कर सकता है कुछ। दूसरा फिर क्या है सेक्शन 22 है, इसमें क्या है कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन का ही उल्लंघन हो रहा है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा है, मतलब माइंस एक्ट का कोई प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा है या रूल्स का, एक्ट का है या रूल्स का है या रेगुलेशंस का है, मतलब ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन किसी का जो है उल्लंघन हो रहा है, चाहे इधर एमवीटीआर का हो या रेस्क्यू रूल का हो, ये सारे स्टैट्यूट है। अब इसमें से किसी का यदि वो वायोलेशन हो रहा है और इसके कारण कोई डेंजर हो रहा है तो उसके तहत ये नोटिस या जो भी ऑर्डर देगा ये सेक्शन 22A में। तो 20 सेक्शन 22 और 22A में डिफरेंस इतना ही है, 22 में क्या है कि कोई वायोलेशन नहीं है लेकिन डीजीएमएस को लगता है कि खतरा है तो सेक्शन 22 का यूज करेगा। 22 में क्या है जो स्टैट्यूट है उसका वायोलेशन हो गया तो उसके कारण कोई खतरा है तो सेक्शन 22A का यूज करेगा। अब हम लोग फिर चलते हैं, इसमें डिफरेंस उतना ही है। अब हम लोग आते हैं वो एमसीक्यू पर, यहाँ पर क्या बोलता है which section of the Mines Act 1952 speaks about the power of inspectors when causes of danger not expressly provided against exist or employment of person is dangerous। जहां पर ये क्या बोल रहा है इसका जो when the causes of danger is not expressly provided, इसका मतलब वही हुआ है कि स्टैट्यूट में उसके कारण मेंशन पहले से नहीं है लेकिन डीजीएमएस को लग रहा है कि डेंजरस है तो उस कंडीशंस में वो सेक्शन 22 का यूज करता है। अब एक बार सेक्शन 22 को का जो लैंग्वेज है उसको जस्ट एक बार देख लीजिए। जैसे ये इसका जो हेडिंग है वो हेडिंग है वो पावर ऑफ इंस्पेक्टर व्हेन कैन कॉजेज ऑफ डेंजर नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अगेंस्ट एग्जिस्ट और व्हेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन इज डेंजरस। ये सेक्शन 22 और सेक्शन 22A ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसका वायोलेशन होने पर डीजीएमएस को पावर है कि माइंस का या माइंस का किसी पार्ट का काम को वो रोक सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो फिर उसके बाद दे रहा है व्हिच सेक्शन ऑफ द माइंस एक्ट 1952 गिव पावर टू इंस्पेक्टर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन द माइंस। इसमें से कौन सा सेक्शन है जिसमें कि पावर दिया है माइंस एक्ट में कि रोक सकता है, तो ये सेक्शन 22A है, इसी में पावर दिया है। और सेक्शन 22 में क्या था स्टैट्यूटरी प्रोविजन का वायोलेशन, मतलब ऑलरेडी नियम कानून है उसका वायोलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो ये सेक्शन 22A का यूज करेगा। उसके बाद फिर ये 23 में तो नोटिस है, कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट या डेंजरस ऑफेंस होने पर नोटिस देगा। 24 में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा। 25 में क्या था नोटिफाइड डिजीज है, तो ये 22A ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दिया व्हिच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट 1952 एंड सीएमआर 2017 इम्पोज बाइंडिंग टू गिव नोटिस ऑफ एक्सीडेंट इन माइंस।
इसमें बोल रहा है कौन सा सेक्शन जो है माइंस एक्ट का नोटिस देने के लिए बोलता है। तभी हम लोग डिस्कस किए सेक्शन 23 में जो है ये नोटिस का है और सीएमआर का 8। तो ये या इधर सीएमआर वाला याद रहेगा चाहे आपको ये 23, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको याद रखेगा या ऐसे ही याद रखना होगा। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट हम लोग कितना में देते हैं रूल रेगुलेशन 28 में और माइंस एक्ट के सेक्शन 23 में। कितना दिन में देना है? 24 घंटा के अंदर में देना है। कोई फैटल एक्सीडेंट होगा उसमें भी देना है, कोई सीरियस इंजरी होगा उसमें भी देना है, या कोई डेंजरस एक्सपीरियंस होगा जैसे बेंच फेल हो गया, डंप फेल हो गया, कोई कंप्रेसर फट गया, ओवर बाइंडिंग हो गया, गैस निकल गया, इनंडेशन हो गया, वो सारे केस में जो है ये देना है चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। Which of the following disease is not declared in the official gazette of India? ये नोटिफाइड डिजीज के बारे में बोल रहा है। तो एक बार नोटिफाइड डिजीज का जो लिस्ट है उस लिस्ट को याद रखिए कि नोटिफाइड डिजीज जो है वो कौन कौन है। तो आज के डेट में जो अभी तक जो SPM, SC और NCP ये याद रखने का अपना अपना है। ये सिलिकोसिस है, पहले से है, बहुत पुराना। न्यूमोकोनियसिस है, याद रखिएगा न्यूमोकोनियोसिस। एस्बेस्टोसिस, ये कैंसर ऑफ लंग्स है। एन से नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। सी से है कॉन्टेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट है डर्मेटाइटिस। और पी से है पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियोलॉजिकल सब्सटेंसेस, इसके रेडिएशन के कारण। ये नॉइज इंड्यूस्ड है, नॉइज लिखा गया। तो ये इतना जो है ये नीचे वाला जो 3 है ये तो 2011 में इधर लेटेस्ट एड हुआ है। उसके पहले ये एक तो छूट गया इसमें जी, SPM ऐसी होगा, एम छूट गया था। एम से है मैंगनीज पॉइजनिंग। तो इतना डिजीज अभी जो है 1 2 3 4 5 ये पुराना था, फिर 6 7 8 ये नया है। ये देखिए मुकेश कुछ बोल रहा है क्या? नैन टोकनो, हाँ बोलिए नैन। नैन कुछ बोल रहा है या दब गया सर? नैन कुछ बोल रहे हो क्या? नैन कुछ बोल रहे हो ऐसे दब गया है? ठीक है, लगता है ऐसे ही दब गया। तो वो 5 डी जो देखे सिलिकोसिस और न्यूमोनिक, ये 3 जो था ये 5 में 2 1952 का है, फिर ये एक जो है 1958 में लगा,
उसके बाद फिर 86 में 2 ऐड हुआ, फिर लास्ट 3 जो है 2011 में ऐड हुआ है। तो ये नोटिफाइड डिजीज का ये सारे लिस्ट याद रखना होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक आध गो इसमें से पूछ ही देता है, कौन है या नहीं है करके पूछ देगा। वैसे यहाँ पर ये जो हम लोग जो ये याद रखे SPM AC और NCP, इससे ये याद रह जाएगा। SPM AC याद रखने का अपना अपना टेक्निक है, जैसे इसको हम बोलते हैं सीनियर पर्सनल मैनेजर AC में रहता है, और NCP आपका कोई कांग्रेस पार्टी का नाम है, और इसको फिर फुल फॉर्म याद रखिए। S से सिलिकोसिस न्यूमोकोनियासिस मैग्नेट पॉइजनिंग, S से एस्बेस्टोसिस, C से कैंसर ऑफ लंग्स, N से नोइजिटिस टेरिलिंगम, C से कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस, और P से जो है पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, वो याद रखना होगा। एक्चुअली कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अब आगे चलते हैं हम लोग, नेटवर्क का कोई इशू नहीं। Who else apart from owner, agent or manager shall report to the chief inspector in writing when he is convinced that the person employed in a mine is suffering from disease notified under section 1 of section 25। सेक्शन 25 में क्या दिया हुआ है? सेक्शन 25 में नोटिफाइड डिजीज के बारे में। नोटिफाइड डिजीज यदि किसी को होता है तो ऑनर, एजेंट और मैनेजर को जो है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को राइटिंग में इंटीमेट करना है। साथ साथ अगर किसी डॉक्टर को जनरल एग्जामिनेशन में कहीं पर चेक करता है, उसको पता चलता है, तो उस डॉक्टर को भी बोलता है कि चीफ इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करना होगा। डॉक्टर को इसके मतलब 50 रुपया फीस मिलेगा, और वो इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑनर, एजेंट और मैनेजर के अलावा मेडिकल ऑफिसर जो जांच कर रहा है उसको भी ये रिपोर्ट भेजना है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। नेक्स्ट है, व्हिच सेक्शन ऑफ द माइंस एक्ट और माइन रूल्स रेस्ट्रिक्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्संस फॉर नॉट मोर देन 6 डेज इन ए वीक। तो ये जो माइंस एक्ट का जो स्टार्टिंग वाला ही सेक्शन है, ये जो ओटी और ये लीव वाला जो चैप्टर है उसका फर्स्ट ये 28 सेक्शन 28 में ही लिखा हुआ है। वो एक ही लाइन का सेक्शन है जिसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी का एम्प्लॉयमेंट जो है, मतलब कोई भी आदमी सप्ताह में 6 दिन से ज्यादा काम नहीं करेगा। तो ये 28 याद रहेगा, तो इसके साथ है वाला 27 लग जाएगा, बाकी 28 और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये याद रखिए, माइंस एक्ट का सेक्शन 28 में वीकली डेज ऑफ रेस्ट है, उसी में ये क्लियर लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी अलाउड टू वर्क इन ए माइन मोर देन 6 डेज इन ए वीक। तो वो सेक्शन वीकली डे ऑफ रेस्ट का सेक्शन ना पूछ करके वो पूछ रहा है किस सेक्शन में 6 दिन से ज्यादा काम करने के लिए नहीं दिया हुआ, तो सेक्शन 28 है, और उसके साथ में जो रूल है 47 है। उसके बाद है, एज पर माइंस एक्ट 1952 द पीरियड ऑफ वर्क फॉर एनी एडल्ट employed above ground shall not be more than 8 hours along with his rest interval for rest, and he shall not work for more than b hours continuously। ये क्या बोल रहा है, इसको पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो ये हम लोग जो उधर पढ़े हैं कि जो वर्किंग आवर्स ऑफ वर्क जो है उसको एक बार समझना होगा। अंडरग्राउंड के केस में आवर्स ऑफ वर्क कितना है? 8 आवर्स पर डे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर वीक कितना? 48 आवर्स, यहाँ लिखते हैं 48 आवर्स पर वीक में, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओपन कास्ट में कितना है? 9 आवर्स, वीक में कितना है? 48 आवर्स। इसके अलावा काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा? ओटी मिलेगा। दूसरा एक और प्रोविजन है,
अंडरग्राउंड के केस में तो 8 घंटा है, तो आपको 8 ही घंटा रहना है, ज्यादा देर काम नहीं करना है। ओपन कास्ट में केस में क्या बोलता है, वो जो 9 घंटा का ड्यूटी है, मैक्सिमम 9 आवर है, उसमें एक चीज और दिया है कि 5 घंटा से ज्यादा यदि आप काम करते हैं तो आपको एटलीस्ट हाफ आवर का ब्रेक मिलना चाहिए, कम से कम हाफ आवर, ज्यादा से ज्यादा नहीं दिया हुआ है कि कितना। लेकिन एक चीज और दिया हुआ है कि मैक्सिमम जो स्प्रेड ऑफ वर्क होगा, स्प्रेड ऑफ वर्क इन ओपन कास्ट और एबव ग्राउंड, उस केस में जो स्प्रेड ऑफ वर्क दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12 घंटा तक। मतलब कि आप आदमी से 9 घंटा काम लीजिए, लेकिन ऐसा आप कर सकते हैं कि सुबह में जो है 8 से जो है 12 बजे तक काम ले लीजिए, तो 4 घंटा हुआ। आप उसके बाद जो है कुछ बीच में इंटरवल दे दीजिए, और फिर बाद में जो है कुछ काम को 4-5 घंटा, फिर शाम में 4 घंटा ले लीजिए। लेकिन ये मैक्सिमम स्पैन जो है, अगर ये 8 बजे काम स्टार्ट हुआ है तो रात के 12 बजे के पहले काम खत्म हो जाना चाहिए। ये मतलब मैक्सिमम जो स्पैन ऑफ वर्क या स्प्रेड ऑफ वर्क जो होगा वो 12 घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि आप बीच में टिफिन ज्यादा देना चाहते हैं तो दे दीजिए, जैसे हाफ आवर तो मिनिमम ब्रेक है, आप हाफ आवर से ज्यादा दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रेक देने के बाद भी जो मैक्सिमम स्पैन ऑफ वर्क है वो 12 घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 8 बजे सुबह से काम हुआ, 12 बजे तक काम लिए, और उसके बाद जो हम बोले कि अब 5 घंटा जो है आप टिफिन कर लीजिए, तो 12 बजे के बाद 5 बजे तक टिफिन कर लेगा, उसके बाद आप बोलिए कि अब 4 घंटा जो है फिर शाम में आ जाइए। तब क्या होगा कि 12 से 5 टिफिन किया, 5 के बाद जो है 4 घंटा आएगा तो उसको 9 बजे जाना होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्पैन ऑफ वर्क जो है 13 घंटा हो गया। तो मतलब कि आप टिफिन उतना ही टाइम के लिए दीजिए या जिस तरह से भी दीजिए, मैक्सिमम स्पैन ऑफ वर्क 12 घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 5 आवर्स के बाद जो है उसको हाफ आवर का टिफिन कम से कम चाहिए। तो ये अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन वही था, हुई सेक्शन ऑफ माइंडसेट कीप्स का, ये था ये। तो इसका आंसर होगा 12 और 5। मतलब कि रेस्ट इंटरवल लेकर 12 घंटा तक वो मैक्सिमम रह सकता है, जिसमें 5 घंटा के बाद उसको हाफ आवर का वर्क होगा, और ये 12 घंटा है मैक्सिमम स्पैन ऑफ वर्क है। ओपन ओपन ग्राउंड में काम करने का ऐसे कितना मैक्सिमम 9 आवर ही है, लेकिन आप वो 9 घंटा जो है 12 घंटा के अंदर में वो 9 घंटा कभी भी काम ले सकते हैं, 12 घंटा के अंदर में 9 घंटा कभी भी काम वो ले सकते हैं। आप 5 घंटा के पहले भी टिफिन दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन कंटिन्यूअस काम वैसा भी नहीं कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हमारा शिफ्ट का आवर जो है, एक सेकेंड, 5 घंटा के पहले टिफिन हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देना होगा। जैसे मान लिया जाए कि हमारा शिफ्ट होता है 8 बजे स्टार्ट, एंड होता है मान लिया जाए कि शाम में 5 बजे। आप आप जो है 5 घंटा के पहले टिफिन दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि मान लीजिए कि 8 बजे आया, उसको हम बोल दिए कि जो है 9 बजे टिफिन कर लो, 9 बजे टिफिन करके, और फिर मान लिया जाए कि वो 9:30 बजे आ गया, 9:30 में आ गया। अब 9:30 के बाद बोलिए कि अब अभी से लेकर जो है 5 बजे तक काम करो, तब इसका यहाँ पर कंटिन्यूअस वर्क कितना हो गया, मोर देन 5 आवर हो गया। इस कंडीशन में आपको फिर एक बार 5 घंटा के बाद, मतलब 9 बजे से 5 बजे, 9 3 12, 2 बजे के बाद जो है 2 PM के बाद फिर एक बार ब्रेक देना पड़ेगा। आप पहले दे सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस जो है 5 घंटा से ज्यादा आपको काम नहीं लेना है। 5 घंटा के बाद जो है आपको फिर हाफ आवर का ब्रेक देना है। लेकिन अंडरग्राउंड का जो केस में है उसमें ये प्रोविजन नहीं दिया हुआ है ब्रेक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आज टाइम थोड़ा ज्यादा इधर उधर में किल हो गया, कुछ नेटवर्क में और कुछ एक क्वेश्चन गलत था उसमें। Yeah, which section of Mines Act gives exemption from the section regarding hours of employment of above ground or below ground? तो ये बाकी तो दिया हुआ है कि कितना कितना घंटा काम करना है, एबव ग्राउंड बिलो ग्राउंड, रेस्ट का ये 28, 29, 30, 31, 32, 33 में ओटी वो सारा दिया हुआ है। उसके अलावा एक सेक्शन है ये 38, उसमें कुछ एग्जाम्पशन दे दिया है कि कुछ इमरजेंसी केस को छोड़कर, इमरजेंसी केस में जो है जो आपका आवर्स ऑफ वर्क है उससे ज्यादा टाइम के लिए भी मैनेजर चाहे तो माइंस में आपको बुला सकता है कुछ इमरजेंसी में, और वो एग्जाम्पशन है सेक्शन 38 में दिया हुआ। ये सेक्शन 38 में दिया हुआ एग्जाम्पशन, उसको आप देख सकते हैं। 37 में सुपरवाइजिंग स्टाफ है, उसके लिए भी जो है